हेलो बच्चों, मैं शशांक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रम्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में पूछे जाने वाले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में 10 सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि हमारे चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर से पूछे जा चुके हैं और मे बी इस साल भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सीबीएसई 2023 में आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 1810 180 एंड 7575। ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता क्या है, और इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो भाई फैक्टर्स हमारे वो होते हैं किसी भी नंबर के जो उस नंबर को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। वो नंबर जो किसी नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ठीक है, वो उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 4 एक नंबर है। ठीक है, अब 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर 0 बचता है, आंसर हमारे पास, क्वोशिएंट हमारे पास 2 आता है। ठीक है, दैट मींस कि ये 2 जो है, ये जो 2 है वो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 2 क्या हुआ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 हो गया। इतना तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इतना तो सबको पता होता है। ठीक है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो 17 फेब को मैथ्स का पेपर है ना, हम उसके लिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट होंगे बेसिक से बेसिक, हम सारे कॉन्सेप्ट को यहां पे समझेंगे। ठीक है, बस इधर ध्यान देना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। चलो भाई, 2 नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 8। ठीक है, अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि 8 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है और 4 भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, एंड नंबर इटसेल्फ दैट मींस 8 भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। एक नंबर हम लोग लेते हैं 16, है ना। ठीक, चलो इसके फैक्टर्स लिखते हैं फिर से। 1 सबका फैक्टर होता है, 2 भी 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और 4 भी 16, 4 की टेबल में 16 आता है तो 4 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा, और 16 खुद भी डिवाइड करे। ठीक है, अब इन दो नंबर्स को 8 और 16 को ध्यान से देखो तो यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि इसके बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। जैसे 2 8 का भी फैक्टर है, 2 16 का भी फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, 4 16 का भी फैक्टर है, और 8 8 का फैक्टर है, 8 भी 16 का फैक्टर है। ठीक है, लेकिन 16 यहां पे कॉमन दोनों में नहीं है। ठीक है, अब इन कॉमन फैक्टर्स में देखना, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है दोनों में वो क्या है, 8। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों का है 8। तो इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 8, है ना। ठीक है, अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट इतना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर में ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी और दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पे 248 दोनों में कॉमन है, लेकिन 8 यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यह हमारा क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16। ठीक है ना, अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। ठीक है, पहले लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल्स की। देखो भाई, मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखो एक फैक्टर होते हैं जो डिवाइड करते हैं, मल्टीपल्स जो डिवाइड हो जाए उस नंबर से, जो डिवाइड उस नंबर से हो जाए, जिन भी नंबर्स की हम बात करते हैं। अब ये मल्टीपल्स आते कैसे, जरा इस बात को समझो। मान लो हमारे पास एक नंबर है 5, है ना, 5 हमारे पास एक नंबर है। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 2 तो हमारे पास आएगा 10, है ना। और 5 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 20। अगर हम 5 का पूरा टेबल पढ़े तो इसी तरह हम 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, 5 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, है ना।
चलो, तो इधर ध्यान रखना, ये जो नंबर्स है ये वो नंबर्स हैं जिसमें जो नंबर्स 5 में जो गिवन नंबर है हमारे पास उसमें इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। ये क्या है? 5 के मल्टीपल्स है। समझ में आई बात? अब ये वो नंबर है जिनको 5 आराम से डिवाइड कर देगा। जाहिर सी बात है 5 की टेबल में 10 आता है, 5 10 को भी डिवाइड कर देगा। 5 की टेबल में 15 आता है, 15 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा, 25 को भी डिवाइड करेगा और 30 को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो इसीलिए बोला वो नंबर जो गिवन नंबर जिनकी हम बात कर रहे हैं उससे डिवाइड हो जाए, इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ? देखो भाई 5 के मल्टीपल्स की बात की, 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हमारे पास? 5 है ना, 5 है, 10 है, उसके बाद 15 है, फिर 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक नंबर और लेते हैं 20। मान लो हमें 5 और 20 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, टेक अनदर नंबर हो गया, विल टेक 30। ठीक है, 30 के हम मल्टीपल्स लिखते हैं, 30 के मल्टीपल्स लिखते हैं भाई। आई थिंक नहीं 30 भी नहीं, चलो एक काम करते हैं 15 लेते हैं। ठीक है, 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 15 के मल्टीपल क्या होंगे? 15, 30, 45, है ना। चलो इससे ज्यादा नहीं लिखते हैं। अब इन दो नंबर्स में देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला कॉमन मल्टीपल। हम बात कर रहे हैं 5 और 15 के एलसीएम की, यानी उनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो दोनों में होगा वही दोनों का क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे 5 में देखो 5 आ रहा है, क्या 15 में 5 है? नहीं है। 5 में 10 आ रहा है, 15 में 10 है? नहीं है। 5 में 15 आ रहा है और 15 में भी 15 है। तो दोनों में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? 15 है। कहोगे सर यहां पे तो 30 भी है ना, यहां भी 30 है, तो क्या इसको नहीं लेंगे? नहीं बच्चे, ये देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट सबसे छोटा, या फिर हम बोले सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो दो नंबर्स का होगा वही क्या होता है? उसका एलसीएम होता है। तो यहां पे 15 दोनों का सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है, समझ में आ गई यहां पे बात की एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ये देखो। ठीक है, चलो दोनों करते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग 5 और 15 का ही एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। ठीक है, चलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। चलो भाई 5 का फैक्टराइजेशन करो भाई, ये लो 5 1 जा 5 खत्म, ये यहीं पे खत्म हो गया। अब हम 15 का करते हैं। 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 5 इज इक्वल टू हमारे पास 5 ही आया और 15 हमारे पास आया 3 इंटू 5। अब बच्चों सुनो, जब हम एचसीएफ की बात करते हैं ना, तो ये जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ये देखो ये कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो एक कॉमन फैक्टर है तो एचसीएफ क्या आया? 5 आया, है ना। अब जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो याद रखना जितने भी फैक्टर्स दोनों को मिला के, जितने भी फैक्टर्स, जैसे यहां पे 3 और 5, ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर्स यहां पे? 3 और 5, तो दोनों को ही हम यहां पे लिख लेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि सर यहां पे अगर 2 3 होते, 4 3 होते तो क्या सबको लिखते? बिल्कुल लिखते। बात को समझो कि जब हम दोनों फैक्टर्स को ले रहे हैं तो यहां पे इनकी जो हाईएस्ट पावर होगी हम उनको लेंगे। फिलहाल यहां पे दोनों की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 3 इंटू 5 कर देंगे, एलसीएम हमारा क्या आ गया? 15। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे भाई। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 18,180 और 7,575 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। तो सॉल्यूशन देखना यहां पे, देखो सबसे पहले 18180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दोनों का करेंगे हम लोग। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। चलो 2 9 जा 18, बिल्कुल सही बात है। 2 के टेबल 1 नहीं आता, दोनों नंबर साथ लोगे, 0 लगाओ। 2 9 जा 18 0। ठीक है, 2 4 जा 8,
2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब भाई एंड में 5 आ गया, 2 से तो जाने से रहा, 3 से करके देखो, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, चलो 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, दो नंबर साथ में लोगे 0, 3 5 जा 15। अब क्या 3 से जा रहा है, करके देखो क्या 3 से जा रहा है। हमें नहीं लगता भाई कि 3 से जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से करके देखो, 5 1 जा 5, 0 1। अब 101 बताओ, 101 क्या है, किसी के टेबल में 101 आता है क्या? नहीं भाई, 101 प्राइम नंबर है, 101 प्राइम नंबर है। ठीक है, दूसरा चलो इसका फैक्टराइजेशन करो, 7575 का फैक्टराइजेशन करो, 7575। ठीक है, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से करो, 5 5 जा 25, 0 5, 5 5 जा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 0 1। लो भाई 101 हमारा क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, तो 101। ठीक है, देयरफॉर चलो इधर ध्यान दो, 18180 को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, 2 into 2। चलो एक काम करते हैं, तो 2 बार आया है तो इसको लिखो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 2 बार आया है, इसको लिखो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 5 एक बार आया है, इसको सिर्फ एक बार लिखो 5, और 101 एक बार आया है। ठीक है, 101। उसके बाद 7575, इसका क्या आया भाई, 7575 क्या आया है, 3 एक बार आया है, इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ ऑफ 18,180 एंड 7,575, इसकी बात करते हैं। तो यहां पे देखना, जब हम एचसीएफ की बात करते हैं ना बच्चों, तो यहां पे पहले कॉमन फैक्टर देखो। जब एचसीएफ की बात करो तो पहले कॉमन फैक्टर्स कितने ये देखो, तो यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, और 101 यहां पे भी, 101 यहां पे भी है। ठीक है, तो पहले 3 की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पे 3 की पावर 1 है, यहां पे 3 की पावर 2 है, तो कुछ को लोगे, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि वो प्राइम नंबर्स जो दोनों में ही प्रेजेंट हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो, और दोनों में अगर पावर वेरी कर रही है, तो जो मिनिमम पावर होगी उसको लोगे, यानी कि यहां पे 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो किसको लोगे, 3 की पावर 1 को। ठीक है, और यहां पे 5 की पावर 2 है, यहां की 5 की पावर 1 है, तो किसको लोगे, 5 को लोगे, और यहां पे 101 दोनों में पावर सेम है, तो 101। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 इंटू 101 करोगे तो 5 1 1515 आंसर आएगा। ठीक है ना, एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम। ठीक है, 18180 एंड 7575। लो भाई, जब एलसीएम की बात करते हो बहुत ध्यान से देखना, जितने फैक्टर्स तुमको दिख रहे हैं, जितने प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, पहले तो वो देख लो, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 101 भी है। ठीक है, अब एलसीएम जब लोगे तो ये मैटर नहीं करता कि कॉमन कितना है, सारे फैक्टर्स लोगे। दैट मीन्स 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 101 है ना, यही 3 प्राइम नंबर, यही 4 प्राइम नंबर हैं इन दोनों में मिला के, बिल्कुल सही बात है। अब पावर का गेम समझो, जब तुम एलसीएम लेते हो तो यहां पे जो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स तुमने लिए हैं, इन प्राइम नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर है तुम उनको लोगे, लोएस्ट पावर को नहीं, जो हाईएस्ट पावर उनको लोगे। दैट मीन्स 2 यहां क्या है, 2 का स्क्वायर, और यहां पे 3 और 3 का स्क्वायर, किसको लोगे, 3 का स्क्वायर। यहां पे 5 और ये 5 का स्क्वायर, किसको लोगे, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 101 की पावर 1 ही है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और यहां पे 101। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा तुम्हारा 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 25 तुम्हारा हो गया 900 इंटू 101। ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा 0 990। नहीं 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 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 100,909 90,900 आंसर आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो पिछले साल इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिला था, तो इस साल मोस्टली पॉसिबल है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे रेशियो आ गया कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज और देखना, एक बहुत बढ़िया चीज दिखाते हैं तुम्हें। देखो भाई, यहाँ पे जो दो नंबर्स है ना 5 और 15, इसका हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब एक काम करना, 5 और 15 का प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, यहां पे इधर ध्यान दो, यहां पे लिख रहे हैं प्रोडक्ट 5 और 15 का। तो 5 और 15 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। इन्हीं दो नंबर्स के तुमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं। अब इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या आया था, इन दो नंबर्स का एचसीएफ आया था 5 और एलसीएम क्या आया था 15। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 75 ही आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। बात समझ में आया? जो दो नंबर्स का तुम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर रहे हो, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और उन्हीं दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो। अब यहां पे दो नंबर्स की बात की गई है जिनका रेशियो है 2:3 और उनका एलसीएम है 180। तो बताओ कि इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। अब एक बात समझो लल्ला, बचपन में पढ़ा था कि तुम्हें जो है एक दे दिया जाता था नंबर, ठीक है, जैसे यहां पे तुम एक नंबर दे रहे हैं 15/20, ठीक, और तुमसे कहा जाता था कि इसको लोएस्ट टर्म में करो। और तुम लोएस्ट टर्म में करने के लिए क्या करते थे कि 15 और 20 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ निकाल देते थे। जैसे यहां पे कर दो, लो भाई 3 5 15, 5 1 5, और 20 का क्या आएगा 2 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स 10 गया, 5 1 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ये 5 और 5 ही कॉमन है बस, है ना। और तुम क्या करते थे लोएस्ट टर्म में करने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। और ये क्या आ जाता था, ये 3/4 आ गया, ये लोवेस्ट टर्म में हो गया। इसका मतलब कि इनका एचसीएफ 1 हो गया। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 बचा, अब इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होंगे, यही करते थे। ठीक है, अब इन नंबर्स को तुमने जो देखो, जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो रेशियो में भी इसको ऐसे 3:4 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, तुमने क्या डिवाइड किया इस नंबर में, तुमने क्या डिवाइड किया, एचसीएफ ही डिवाइड किया ना। तो वापस से अगर इस नंबर में इसी एचसीएफ को जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तुमने डिवाइड किया था, उसी को वापस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 3x/4x, x और x, मान लो x तुम्हारा एचसीएफ वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये दो नंबर्स तुम्हारे पास वापस से आ गए, हाँ या ना। और x तुम्हारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आई बात, क्या करने वाले हैं। अब जरा इधर ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन देखो, लेट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बी x, therefore 2x and 3x are the two numbers, बात समझ में आया कैसे? क्योंकि भाई देखो ये 2:3 के रेशियो में था, एचसीएफ x मान लिया तो 2x और 3x हमारे पास दो नंबर्स हो गए। अब हमें क्या पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of their HCF and LCM। यही पढ़ा था अभी, यही सीखा था, है ना। अब दो नंबर्स हमारे पास क्या है, 2x है और 3x, तो इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, x है, और एलसीएम कितना है, गिवन है हमें कितना, 180, है ना। चलो इधर ध्यान दो, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम x को इधर ले आते हैं, तो 2x इंटू 3x बाय x इज इक्वल टू 180। ये x इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया, बच्चा क्या हमारे पास 2x इंटू 3, 2 3 6, 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाय 6, है ना। तो 6 1 6, 6 3 18, 30। therefore HCF is
30। दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? 30 होगा। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। व्हाट हैपन? एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू। सही, ठीक है। याद रखना बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हम्म तो यहाँ पे देखना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई 2023 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ट्रैफिक लाइट से 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पे, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स है, वहां की ट्रैफिक लाइट्स है, और हर क्रॉसिंग पे जो लाइट चेंज होती है, एक पे 48 सेकंड्स के बाद होती है, एक पे 72 सेकंड्स के बाद होती है, एक पे 108 सेकंड्स के बाद होती है। नाउ इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, मतलब 7 बजे सुबह ये तीनों लाइट साथ में चेंज हुई थी, ये तीनों लाइट साथ में चेंज हुई थी। कहने का मतलब क्या है कि मान लो, जैसे एक मान लो कि रेस की स्टार्टिंग है, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे एक लाइट है, ये एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, ठीक है। चलो एक लाइट ये है, एक लाइट ये, तीनों लाइट दिख रही है ना? ये एक लाइट है, ठीक। तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली लाइट 48 सेकंड्स के बाद चेंज होगी, ये वाली लाइट फिर से चेंज होगी 72 सेकंड्स के बाद, और ये वाली लाइट चेंज होगी 108 सेकंड्स के बाद। तो ये वाली ज्यादा टाइम ले रही है, ये वाली कम, और ये वाली बिल्कुल कम टाइम ले रही है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब तीनों लाइट फिर से एक ही टाइम पे चेंज करेंगे अपना कलर, ठीक है। अब ये टाइम कितने टाइम के बाद आएगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो टाइम दिया गया है ना, जितने टाइम के बाद ये कलर चेंज कर रहे हैं, इसके लिए हम तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? इसके लिए हम वापस से इन तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। मतलब वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो जो तीनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे, ठीक है। चलो समझना इस बात को, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन, टाइम निकालने के लिए पहले कितने सेकंड्स के बाद, सुबह 7 बजे ये साथ में कलर अपना बदलते हैं, ठीक है, साथ में ट्रैफिक लाइट्स हमारी चेंज होती हैं, ठीक है ना। कलर कलर बोल रहे थे भाई, आदत पड़ी है ना, क्या करोगे, ट्रैफिक लाइट पे खड़े होकर देखने की कि कब लाल हुआ, हरा हुआ, कब ऑरेंज हुआ, तो इसलिए कलर बोल रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना, इतना काफी है। वैसे आप सब भी मेरे ही जैसे हो गए, हमें पता है। सब हम लोग भाई बहन ही हैं। चलो भाई इधर ध्यान दो। तो 48 सेकंड्स के बाद, एक 72 सेकंड्स के बाद, एक 108 सेकंड्स के बाद, तो एक काम करो यार ना, कितने सेकंड्स के बाद, ठीक है ना। ट्रैफिक लाइट चेंज आफ्टर, नहीं नहीं ये मत लिखो, ये फालतू स्टेटमेंट लग रहा है। टाइम टेकन बाय थ्री ट्रैफिक लाइट्स टू चेंज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ जो भी तीनों ट्रैफिक लाइट्स समय ले रही हैं, 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स। अच्छा बच्चों एक बात और समझो यार, देखो इसके जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकता है। बहुत बच्चों का सवाल रहता है, सर यही आएगा यही आएगा, ये नहीं आया तो ये नहीं आया तो, अरे गधों, जरूरी है कि वही उठा के दे दे, उसके जैसा नहीं आ सकता। जैसे बहुत, जैसे तुम अपनी बुक आर एस अग्रवाल सबके पास होगी, तुम आर एस में देखोगे ना, सब कुछ सेम है, बस इस टाइम को बदल दिया है ना। शाम के 7 बजे या शाम के 7:30 बजे कर दिया है। और एक क्वेश्चन और उसमें बेल्स वाला है, ठीक है, जहां पे, अरे यार what happened? एक मिनट बच्चों। हाँ ठीक है, वहां पे देखोगे बेल्स वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये ऐसा,
बेल्स वाला ऐसा लिखा होता है ना कि 3 बेल साथ में रिंग करती है, फिर उसके बाद कितने टाइम बात करेंगी, सब तीनों का समय अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सब सेम ही है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, नाउ एलसीएम निकालो 48, 72 और 108 का। कैसे निकालोगे? साइड में रफ में 48 का फैक्टराइजेशन करना, 48 का फैक्टराइजेशन करना, 24 2 12 बार गया, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, दूसरा किसका करोगे? दूसरा निकालो, दूसरा निकालो 72 का। 72 का कैसे करोगे? 2 3 6, 2 6 12, 2 18 टाइम्स गया, 2 9 टाइम्स, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, चलो एक इधर कर लेते, एक यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं 108 का। 108 है ना, 2 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, चलो एलसीएम निकाल लो ना। वी हैव 48 इज इक्वल टू कितना है भाई? 48। 48 का फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 2 2 4 बार आया ना, तो 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3। और बताओ भाई 72 का बताओ, जल्दी से बताओ 72 का। 72 का क्या है? 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। कर रहे हो ना बच्चों मेरे साथ में यार? अगर तुम लोग देखो ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते रहो, कोशिश करो कि मेरे से पहले करो। समझे मेरे भाइयों और बहनों? इस बात का ध्यान रखना कि बोर्ड्स में तुम किसी के क्वेश्चन आंसर्स को देख के सॉल्व नहीं करते, तुम खुद से सॉल्व करते हो। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद खुद से भी करो, जो ना समझ में आए वो मेरा देख लो। ठीक है, चलो भाई 108 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 का क्यूब, है ना। चलो ना एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा? देखो भाई सारे 2 और 3 सब में 2 3 है, तो 2 और 3 को पहले लिख लो। और सब में 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पे? यहां पे है, 2 की पावर 4 लोगे, है ना। नाउ और फिर उसके बाद 3 की पावर सबसे ज्यादा कहां पे? यहां पे है, 3 की पावर 3। तो एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो 16 इंटू 27 करोगे तो कितना आएगा? 432 सेकेंड्स। कितना आया? 432 सेकेंड। मतलब लाइट चेंज होगी बाद में 432 सेकेंड्स के बाद। अब बताओ भाई 432 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं? सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? ठीक है, तो टाइम आफ्टर विच लाइट चेंज्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, कितने टाइम के बाद साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है? साइमल्टेनियसली 432 सेकेंड्स के बाद। 432 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 60 से डिवाइड। क्या करते हो? 60 से डिवाइड। इसको सॉल्व करो, बताओ कितने आएंगे? 60 से डिवाइड करो, चलो यहां पे कर लो 60 और 432, है ना। 60 की टेबल में भाई, 6 की टेबल में 42 के आसपास, हाँ 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 420, है ना। 420 कितना हो गया? 3 में 2 गया 1 और यहां बचा 2, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये तुम्हारा है मिनट, और जो रिमेनिंग बच गया वो है सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एट व्हाट टाइम विल दे चेंज नेक्स्ट टुगेदर। ठीक है, तो किस टाइम पे साथ में चेंज करेंगे? टाइम बताओ, टाइम क्या होगा हमारा? ठीक है, टाइम क्या होगा हमारा भाई? तो 7 मिनट 12 सेकेंड उसमें ऐड कर दो, तो टाइम एट विच लाइट चेंज simultaneously after 7 a.m. is क्या हो जाएगा? 7 बजे 7 में चेंज किया था, फिर उसके बाद 7 मिनट 12 सेकेंड बाद इज 7 मिनट, नहीं 7 बज के 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद फिर से साथ में लाइट बदलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। और अगर ये एग्जाम में आता है तो लगभग, अरे यार एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 3 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, लिख के ले लो। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा है।
ठीक है, चलो इधर ध्यान देना। A school has invited 42 mathematics teachers, 56 physics teacher and 70 chemistry teachers to attend a science workshop। ठीक है, साइंस वर्कशॉप को अटेंड कराने के लिए 42 मैथ्स टीचर और 56 फिजिक्स और 70 केमिस्ट्री टीचर्स को स्कूल में इनवाइट किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। कितनी मिनिमम नंबर टेबल्स चाहिए और कंडीशन क्या है कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू सिट एट अ टेबल। कहने का मतलब कि अगर ये टेबल है, ठीक है, ठीक है, और एक और टेबल है, ठीक, तो मान लो अगर इसमें x नंबर ऑफ टीचर्स बैठ रहे हैं तो इसमें भी x नंबर ऑफ टीचर्स ही बैठने चाहिए, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं। दूसरा क्या बोला है, एंड ईच टेबल इज ऑक्युपाइड बाय टीचर्स ऑफ द सेम सेगमेंट, सेम सब्जेक्ट। ठीक है, समझना इस बात को। कह रहा है कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना फिर से। इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू सिट एट अ टेबल एंड ईच टेबल इज ऑक्युपाइड बाय टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। अब इस बात को समझो, कहने का मतलब कि अगर ये टेबल है, यहां पे x टीचर्स बैठ रहे हैं और यहां पे सारे के सारे मैथ्स के टीचर ही एक टेबल पे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मैथ्स के टीचर ही एक टेबल पे होने चाहिए। मैथ्स सारे के सारे टेबल पे सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए और हर टीचर पे सेम सब्जेक्ट का ही टीचर चाहिए, कोई दूसरा टीचर नहीं चाहिए। और दूसरी टेबल पे अगर फिजिक्स के बैठे हैं तो हर कोई फिजिक्स का ही टीचर होना चाहिए। उस टेबल पे ना कोई केमिस्ट्री का ना कोई मैथ्स का ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। अब इस बात को समझो, तो इसका मतलब भाई खोपड़ी का इस्तेमाल करो, मतलब इसका मतलब कि इन नंबर्स को ऐसे डिवाइड करो कि ये मतलब हर टेबल पे सारे के सारे एडजस्ट हो जाए, सारे मतलब अलग अलग टेबल पे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर है ना, और हर टेबल पे सेम नंबर के टीचर होने चाहिए। मतलब दोनों नंबर्स का डिवीजन, हमें तीनों नंबर्स का डिवीजन सेम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फाइंड करेंगे तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर हमें ये फाइंड करना है कि हर टेबल पे कितने टीचर्स होंगे, है ना, कितने टीचर्स होने वाले हैं, कितने टीचर्स होंगे, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, उनका एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि हर टेबल पे कितने टीचर्स होंगे। सॉल्यूशन देखो, ठीक है, number of teachers at each table is equal to HCF of 42, 56 और 70। अब कहोगे सर HCF क्यों फाइंड कर रहे हैं? बेटा सुनो इस बात को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो तीनों को डिवाइड कर दो, तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो तीनों को इक्वली डिवाइड करेगा, है ना, तीनों को इक्वली डिवाइड करेगा। इस तरह से इक्वली डिवाइड करेगा कि हर एक तरह का टीचर हो, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, अगर एक टेबल पे बैठेगा तो किसी में कम या ज्यादा नहीं होगा, हर टेबल पे उतने टीचर्स होंगे। समझ में ये बात? तो एचसीएफ फाइंड करो 42, 56 और 70 का। ठीक है ना, चलो क्या करोगे, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले करोगे 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 42 का करो, कितना आएगा, 21 टाइम्स जाएगा, फिर 21 का करो 7 टाइम्स, फिर 7। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा 56 का फैक्टराइजेशन करो, 56 का 28 टाइम्स, फिर 14 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 7 1 7। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन करो 70 का फैक्टराइजेशन करो, 35 टाइम्स जाएगा 2 से, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास क्या है, 42 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 7, और 56 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 का क्यूब इंटू फिर क्या है 7 है, और हमारे पास है 70 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 42, 56 और 70। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान दो भाई,
हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यहां पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। यहां पे 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं, 3 नहीं लेंगे, 7 तीनों में है ना, तो 2 और 7 को लेंगे। सबसे पहले लिख लो 2 और 7। अब मिनिमम पावर 2 की कितनी है? 1 है, तो 2 और 7 की मिनिमम पावर 1 है, तो एचसीएफ कितना है हमारे पास? 14। तो नंबर ऑफ टीचर्स एट ईच टेबल, पहले हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ टीचर्स एट ईच टेबल इज इक्वल टू कितना आ गया? 14। मतलब हर टेबल पे 14 टीचर्स होंगे। अब देखो जरा, अच्छा समझना यार, देखो अब तुम कहोगे सर कमाल करते यार, देखो ये देखो, परेशान मत हो, ये देखो अरे यार 42 को अगर तुम 14 से डिवाइड, अच्छा 42, अरे यार एक तो भाई ये इससे परेशान है, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। 42 को अगर तुम 14 से डिवाइड करो तो 3 बार में पूरा कट जाता है ना, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना उसको, मतलब कोई भी टीचर बच नहीं जाएगा। हमें 3 टेबल मिल गया, तीनों पे मैथमेटिक्स के सारे टीचर टिका लेंगे, हम भी उसमें से एक टिका लेंगे भाई, ठीक है। चलो उसी तरह 56 फिजिक्स के हैं, ये देखो 56 14 से 4 टाइम जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कि 4 टेबल हमको दे दो, हमारे 56 टीचर उस पे बैठ जाएंगे, 14 टीचर हर एक टेबल पे। फिर उसके बाद क्या है? 70 है ना, ये देखो 14 की टेबल में 70 5 बार आता है, लो भाई, तो क्या कह रहा है? रिमाइंडर 0, मतलब हमको 5 टेबल दे दो, हमारे केमिस्ट्री के टीचर एडजस्ट हो जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड, दस नंबर ऑफ tables required इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? 42/14 प्लस 56/14 प्लस 70/14। सॉल्व कर लो, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 बचा। 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 4 बचा। 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, कितना बचा? 5। तो 3 + 4 7 + 5 12। तो कितने टेबल्स चाहिए? 12 टेबल्स चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं इसको, अच्छे से कर लेना बच्चों, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो भाई ये देखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसको छोड़ के चले जाते, कहते हैं सर ऐसा कुछ तो हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं। अरे बेटा क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हारे शशांक सर जब तक जिंदा है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। जहां मैटर पड़े होते हैं हम वहां खड़े होते हैं। चलो देखो सर, सोल्यूशन देखना इसका, सोल्यूशन देखना, डायरेक्ट से क्या सोल्यूशन सर बता तो दीजिए। अरे देखो भाई, कह रहा है कि बताओ, शो करो कि 6 raised to the power n जो नंबर है कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। कह रहा है कि भैया एनी, ये जो n है ना, ये पावर पे है ना, ये बहुत खतरनाक है, ससुरा बहुत खतरनाक है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, मतलब 6 की पावर कुछ भी रख दो तो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा, पॉसिबल है। चलो देखते हैं भाई, देखो कुछ नंबर्स तुमको देते हैं, तुम्हारे पास 10 एक नंबर है, तुम्हारे पास 20 एक नंबर है, 30 एक नंबर है, सब थोड़ा बड़ा, चलो 150 लेते हैं, चलो 170 लेते हैं। अब इन सब में जानते हो, इन सब का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तुमको एक बात कॉमन नजर आएगी कि सर जब 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहां पे आ रहा है 2 और 5, और सर जब 20 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तब क्या आ रहा है? देखो यहां पे भी क्या आ रहा है बच्चों? 5 दिख रहा है हमें। और जब हम 30 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, देखो भाई, देखो समझना, अभी अभी देखो, अभी समझ में आएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, 150, ठीक है। 275 टाइम्स 3 2 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, है ना। चलो 170 का भी कर लेते हैं, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और 85 किसकी टेबल में आता है यार? 3 की टेबल में ना, 5 की टेबल में, और फिर 17, ठीक है। चलो तो ये सारे हमने वो नंबर्स लिए थे जिनके एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो नंबर 0 से एंड कर रहे हैं। अब इन सब में एक कॉमन चीज तुमने देखी, जब हमने फैक्टराइज किया तो एक चीज हमें कॉमन दिखी, वो ये कि 2 और 5, यहां भी 2, यहां भी 5, यहां भी 2, यहां भी 5, यहां भी 2 है भाई, ये 5 2 5, मतलब हर नंबर में 2 और 5 फैक्टर जरूर है ना। हर नंबर में, हर नंबर का फैक्टराइजेशन कर लो तो तुम्हें वहां पे 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर वहां देखने को मिल जाएंगे।
इसका मतलब ये बना कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो उसमें उसके फैक्टर्स 2 और 5 दोनों साथ में होंगे, है ना। और कोई भी नंबर जिसमें 2 और 5 एज अ फैक्टर नहीं है तो वो नंबर कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो चलो हम लोग यहां पे लेते हैं 6 रेज टू दी पावर n को, ठीक है। सबसे पहले लिखो 6 रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 6 का फैक्टराइजेशन कर लो भाई साइड पे, यहीं पे ये देखो 6 का फैक्टराइजेशन करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, है ना। तो ये कितना आएगा 2 into 3 होल रेज टू दी पावर n आ रहा है। चलो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें क्या पता है कि अगर a इंटू बी होल रेज टू दी पावर m है तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स a रेज टू दी पावर m इंटू b रेज टू दी पावर m होगा। उसी तरह से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 रेज टू दी पावर n इंटू 3 रेज टू दी पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू तुम कितनी भी बड़ी रख लो, यहां पे इसके जो भी फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 3 ही आएंगे, यहां पे 5 फैक्टर नहीं है। और कोई भी नंबर जो 0 से एंड करता है उसमें 2 और 5 फैक्टर्स होने जरूरी हैं, ठीक है। तो दिस shows that 2 and 3 are the only prime factors of 6 raised to the power n. Therefore 5 is not a factor, 5 इसका फैक्टर नहीं है। Hence 6 raised to the power n can never end with digit 0 for any natural number n, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये चीज ध्यान रखना कि जिसमें फैक्टर्स 2 और 5 साथ में नहीं होंगे वो 0 से कभी एंड नहीं करेगा। यहां पे 2 तो था लेकिन 5 यहां पे फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब 6 रेज टू दी पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा किसी भी नेचुरल नंबर n के। n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी रखना है रख दो, लेकिन क्योंकि 6 के फैक्टर 2 और 3 के अलावा कोई नहीं होते तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा क्योंकि यहां पे 5 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। याद रखना ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, ये इस बार सीबीएसई 2025 पे आया था पर ये क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स का था, ठीक है। देखो इसकी वर्किंग सिर्फ 2 मार्क्स की है, 1 मार्क और एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आएगा 1 मार्क एक्स्ट्रा इसमें क्यों जोड़ा गया था। और इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में देखो भाई, एग्जाम का जो कॉम्पिटिशन लेवल है ना वो इंक्रीज हो गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप मत करना, इसको पूरा करना। और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तुम्हें और सारे पीवाईक्यूज है ना, तुम्हें और सारे पीवाईक्यूज ढूंढ के मैं तुम्हें भेज दूंगा, कर लेना बस। तुम कोई प्रॉब्लम हो भेज देना, सर इस पे वीडियो चाहिए, ये डाउट है वो डाउट है, जो भी डाउट है तुम बस भेज देना, तुम्हारे सर यहाँ बैठे सब पूरा करा देंगे, टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है। और बढ़िया से अपना एग्जाम देना, एकदम कॉपी फाड़ देना, इस तरह से लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शो दैट 45 रेज टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। शो करो कि 45 रेज टू दी पावर जो n है वो डिजिट 0 से कभी एंड नहीं करेगा, और n यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है तो फॉर एनी नेचुरल नंबर वो कभी 0 से एंड नहीं करेगा। ऑल्सो राइट द प्राइम नंबर a which on multiplying with 45 raised to the power n makes the product end with digit 0। तो इस बार क्वेश्चन में 1 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों रखा गया है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने को नहीं बोल रहा है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि उस प्राइम नंबर को लिखो जिसको 45 में मल्टीप्लाई करने पे 45 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो वो नंबर डिजिट 0 से एंड होने लगे, ठीक है। तो उसका बहुत सीधा सा उपाय है, हमें पता है कि भाई अगर कोई नंबर 0 से एंड करना है तो वहां पे 2 5 फैक्टर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो वो 0 से एंड नहीं होगा। तो सिंपली हम इसको फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन नहीं है, तो उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो 45 रेज टू दी पावर n, क्या करोगे पहले फैक्टराइज कर दो 45 को, लो कर दिया। सर 2 से नहीं जा रहा, 3 से करो, क्या इतना परेशान हो। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, है ना, हो गया। चलो कितना आया ये आया हमारे पास 3 स्क्वायर इंटू 5 होल रेज टू दी पावर n, ठीक है। चलो
पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 रेज टू दी पावर 2n इंटू 5 रेज टू दी पावर n। भूलना मत, क्या बताया था अभी कि a इंटू बी होल रेज टू दी पावर, अगर m है तो ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, क्या हो जाएगा a रेज टू दी पावर m इंटू b रेज टू दी पावर m। ठीक है, ठीक। तो 45 रेज टू दी पावर n हमारे पास क्या आया, 3 रेज टू दी पावर 2n इंटू 5 रेज टू दी पावर n। ठीक है, सो दिस shows that 3 and 5 are the only prime factors of 45 raised to the power m. Therefore 5 is not a factor, 5 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो 5 इसका फैक्टर नहीं है, अरे सॉरी 5 है, माय मिस्टेक 2 इज नॉट अ फैक्टर, 5 है भाई, देखो 3 भी है 5 भी है, 2 नहीं है। और कोई भी नंबर जो 0 से एंड करता है वहां पे 2 और 5 दोनों साथ में होने चाहिए, यहाँ पे 5 है 2 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, हेंस 45 raised to the power n can never end with digit 0 for any natural number n, for any natural number n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए भाई ये डिजिट 0 से एंड करेगा ही नहीं। ठीक है, सॉरी बच्चों, तुम्हारे सर की उम्र होती लगती है ना, 20 क्रॉस करो साला, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, कोई नहीं, छोड़ो, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है भाई, ज्यादा उम्र नहीं है, मतलब कहने की बात है, हंसी वासी आने लगती है। चलो कहते हैं, चलो इधर ध्यान दो। राइट द प्राइम नंबर ए Which on multiplying 45 makes the product end with the J0? अरे क्या क्वेश्चन पूछा यार, अब तो तुम भी गधा भी अब बता देगा, सर उल्टा करके बता देगा। ये बताओ क्या बताया था कि 5 2 दोनों साथ में होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है, इसमें सिर्फ 5 है, ये देखो सिर्फ 5 है, 2 नहीं है, 3 से लेना देना नहीं है, 2 नहीं है ना यहाँ पे, तो भैया किससे 45 को मल्टीप्लाई करोगे बताओ, सुनाई नहीं पड़, किससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सुनो ठीक है, सो 45 रेज टू दी पावर n should be multiplied with 2 so that the product end with digit 0। समझे मेरे हीरो, 45 रेज टू दी पावर n में क्या करोगे, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 90 रेज टू दी पावर n। फिलहाल ये हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना था कि किससे मल्टीप्लाई करोगे मेरे हीरो, कि तुम्हें मिल जाए 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे अल्लाह। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, देख लेना एग्जाम में फिर से आएगा, नहीं आया तो फिर से देखना, बार बार देखना, 1000 बार देखना, लेकिन करके जाना। एग्जाम में आ गया, नहीं कर पाए ना तो जो कंटाप कान के नीचे लगेगा ना। चलो इधर, हाँ भाई लो हीरो देख लो भाई, ये भी क्वेश्चन एक है जो बच्चे अक्सर छोड़ के चले जाते, कहते कहाँ ही आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे, किसी के जीवन के लाले पड़ जाते हैं, किसी के सिर्फ 25 आते हैं, 2 रह जाते हैं, फिर याद करते हैं कि काश ये वाला कर लिया होता, ये तो आसान था। लो काश में मत छोड़ो, कर लो इसको। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई इन ईच केस, है ना। चलो भाई बताओ कि 2 into 3 into 5 into 7 plus 7 इज द कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है, ये ट्रू है? क्या दूसरा वाला भी कंपोजिट नंबर है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? अरे गधो पहले हमको ये बताओ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कुछ तो ऐसे गधे होंगे जो कह रहे होंगे अरे सर ये तो बड़ा नया नंबर सुन लिए, कंपोजिट नंबर। क्यों ना सोचो भाई, अभी जाग के आओगे तो क्या ही सोचोगे, कंपोजिट, अरे लल्ला। प्राइम नंबर पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर वो जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ
नंबर इटसेल्फ होता है। कंपोजिट नंबर वो जिनका एक भी फैक्टर होता है, कोई एक और नंबर होता है, नंबर इटसेल्फ भी होता है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा कि ये दोनों जो हमें गिवन है, क्या इनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर इनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिट है। अगर नहीं है दो से ज्यादा फैक्टर तो कंपोजिट नहीं है। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं, सबसे पहला वाला करते हैं। चलो देखो, 2 × 3 × 5 × 7 + 7, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो है पूरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों अलग हो गए ना, सेपरेट हो गए ना, बीच में ही प्लस आ गया, दो दो अलग टर्म्स हो गए, लेकिन दोनों में भैया क्या कॉमन है। अच्छा 7 को अगर 7 × 1 लिख दे कुछ फर्क पड़ेगा? सर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, समझदार हो, बिल्कुल समझदार, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट भाई। चलो दोनों में 7 कॉमन है, क्या बच गया, 2 × 3 × 5 प्लस एक ही 7 तक कॉमन हो गया सर, ये भी 7 तक कॉमन हो गया, 1 बच गया। लो आसान कर दी तुम्हारी मल्टीप्लीकेशन। अभी तक तुम गधे सोच रहे थे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन नॉट, हम क्यों हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, लो 30 आ गया, प्लस 1 है ना, कितना आ गया, 7 × 31, कितना आ गया, 7 × 31। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 7 × 31। ठीक, तो ये जो भी नंबर है, चलो नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। 7 × 7 7 × 3 = 21, ठीक है, तो 217 हमारे पास नंबर आया 217। ठीक है, देयरफॉर 217 को जरा देखना, कहोगे सर सिर्फ दो ही फैक्टर है मतलब कंपोजिट नहीं, अरे गधो 1 भी तो उसका फैक्टर होगा ना, 1 भी तो उसका फैक्टर होगा। 1 × 7 × 31 हुआ कि नहीं, तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा है, 2 फैक्टर्स से ज्यादा है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर हुआ, ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू होगा, ध्यान रखना ये ट्रू है तुम्हारा, ये ट्रू है। देखो भाई, जिनको नहीं लग रहा है सर दो ही फैक्टर थे क्या मजाक है, तो बेटा सुनो मेरी बात सुनो, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, या नंबर दो ही तरह के होते हैं, या प्राइम होते हैं और कंपोजिट होते हैं, और जो दोनों नहीं होते उनको हम 1 कहते हैं, जो दोनों नहीं होते उनको हम 1 कहते हैं। प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 होता है एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं वो खुद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 है और ये खुद, उसके अलावा कोई नहीं। 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और ये खुद। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना बेटा, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, उनके जो है 3 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा में कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है, अब 4 के 2 फैक्टर तो तुमको पता ही है, 2 और 4, उसके अलावा 1 भी फैक्टर हुआ, तो 4 क्या हुआ तुम्हारा, कंपोजिट नंबर। उसी तरह से यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 7 और 31 है, तो 7 × 31 तो 1 भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 फैक्टर्स तो ही हो गए, उसके अलावा 1 भी तो हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर। चलो दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 2 × 3 × 5 × 7 + 1, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ये पूरा तो चलो प्रोडक्ट एक है, ये प्लस आ गया बीच में और ये 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 7 210, ठीक है, प्लस यहां पे क्या बचा, 1, ठीक है, क्या बचा, 1। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 211। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट थोड़ा, अरे ठीक है यार, तुम लगता तुम चढ़, हाँ ये देखो अब सही है। अब मेरा पेन वापस लाओ भाई, ये बड़ा बढ़िया टेक्नोलॉजी। 211, 211। अब जरा 211 का फैक्टराइजेशन करके देखो, करके देखो, हो रहा है किसी से, 3 से जा रहा है, 2 4 11, किसी से जा रहा है, किसी से नहीं जाएगा, लिख के ले लो, किसी से नहीं जाएगा, ये सिर्फ 211 से एक बार जाएगा। तो 211 के सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 211 खुद, ठीक है। तो इट हैज ओनली 2 factors, only 2 factors, therefore it is not a composite number, it is not a composite
नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। समझ में आई बात, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो दूसरा वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आई बात बच्चों, ध्यान रखना। और ये जो वन को तुम समझते हो ना, ये वन ना प्राइम होता है, ना ही ये प्राइम है, और ना ही ये कंपोजिट है। ये चीज ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ गया तो गलत करके मत आना। देखो, प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा होते हैं। वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन को, और कोई इसका साथ ही नहीं है। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। लो भाई, आ गया जो हर साल एग्जाम में आना कंफर्म है। अब अगर गधे से भी पूछोगे ना, गधे से, गधे बच्चे से भी, सॉरी सॉरी फॉर नंबर्स, बच्चे गधे नहीं होते, बच्चे समझदार होते हैं। मतलब बेकार, तुम किसी से पूछो, किसी रास्ते चलते किसी से पूछ लो, वो भी बोल देगा कि अरे सर इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। लो भाई, पूछ मत लेना, सबको नहीं पता होता, सब पढ़ रहे होते तो पढ़ाई करते। बजरंग दल कौन बता, सॉरी, चो 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 चो, इधर ध्यान। सॉल्यूशन देखो, कह रहा है प्रूव करो कि रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करना है? रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है ना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का जवाब दे दो, कुछ चीजों का जवाब दे दो। ये इर्रेशनल नंबर क्या? अरे फिर से यार एकदम दिमाग खराब कर दियो। ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ये इर्रेशनल क्या होता है? बताओगे? बताओगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है? कहोगे सर वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तुम यही बोलोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बहुत दिमाग में क्वेश्चन आया, इर्रेशनल नंबर को अगर डेसिमल्स में लिखोगे तो ये कैसे आते हैं? याद रखना, ये कैसे आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनका कोई एंड नहीं होता अगर तुम डेसिमल में लिखते हो तो। ठीक है। दूसरा, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब कि ये रिपीट भी नहीं होते, ना ये टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। ठीक है, तो इनको तुम कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और कुछ चीजें नोट कर लो, क्योंकि इसमें लिखने के बाद इसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, कुछ चीजें और नोट कर लो। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की स्क्वायर रूट वैल्यू जितनी भी होती है, वो तुम्हारी क्या होती है? इर्रेशनल होती है। क्या होती है? इर्रेशनल होती है। दूसरा, नॉन परफेक्ट क्यूब की, नॉन परफेक्ट क्यूब की क्यूब रूट वैल्यू, नॉन परफेक्ट क्यूब की क्यूब रूट वैल्यू, कोई भी नॉन परफेक्ट क्यूब ले लो, नॉन परफेक्ट क्यूब की क्यूब रूट वैल्यू भी क्या होती है? इर्रेशनल होती है। समझ में आई बात? दूसरा, पाई, पाई तुम्हारा क्या होता है? इररेशनल होता है। कहोगे सर पाई रैशनल होता है, लेकिन 22/7 तो रैशनल होता है ना। गधों, एक बात को समझो, ये जो नंबर तुम 22/7 पाई की जगह पे यूज करते हो ना, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। समझ में आई बात? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक, चलो, तो अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं करने वाला हूं डिलीट। ठीक है, चलो भाई, हमें करने हैं आगे क्वेश्चंस। हाँ, चलो 1 मिनट रुकना, बस जल्दी से चार्ज लगा ले भाई, लैपटॉप की बैटरी हो रही है ऑफ, कम हो रही है। क्या हुआ? 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा रुको। अरे यार, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम ना डिस्टर्ब कर रहे हो। भाई तो रूम में बैठे नहीं नीचे लगे, कितने लगे हो तुमको? रिकॉर्डिंग के समय ही बात करनी है। गधे हो यार। चलो भाई, सिर्फ तुम ही लोग गधे नहीं हो, एक दो गधे मेरे घर पे भी है। हाँ सॉरी, जोक्स अपार्ट, चलो इधर ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे,
चलो आगे देखना। तो हमें प्रूफ करना है रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। चलो एक छोटा सा एक यार तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि P हमारे पास एक प्राइम नंबर है, P हमारे पास एक प्राइम नंबर है, और P अगर डिवाइड करता है किसी नंबर को जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ए। फॉर एग्जांपल मान लो कि 5 एक प्राइम नंबर है और वो 25 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसकी ये स्क्वायर वैल्यू है। समझ में आई बात, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, एक चीज और समझो। फॉर एग्जांपल मान लो 5 डिवाइड कर रहा है 25 स्क्वायर, 625 को, 625 को। अब ये 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है, ठीक है, 25 का स्क्वायर है, तो अगर 625 को डिवाइड कर रहा है तो 525 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आई बात, ठीक। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए आल्सो, ठीक है। चलो तो भाई हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ रहा है, 2024 उठा के देख लो, 2023, 2022, 21 कहीं भी उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। रूट 5 नहीं पूछेगा तो रूट 2 पूछ लेगा, बोल देगा रूट 3 को बताओ इररेशनल है, बोल देगा रूट 7 को बताओ, ठीक है, और सबको एक तरह से ही करना है, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना, करोगे क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करोगे कि अगर रूट 5 को रैशनल प्रूफ करना है तो पहले उसको रैशनल मान लो, तो लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, पहले इसको मान लो वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्या है वो, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक। नाउ देयरफॉर अगर रैशनल मान रहे हो तो रैशनल नंबर को हम a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या होंगे ये, को प्राइम इंटीजर्स। ध्यान रखना किसी भी नंबर को जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होता है, और लोवेस्ट फॉर्म में उसका एचसीएफ दोनों नंबर्स का क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम का मतलब हुआ दे हैव नो फैक्टर कॉमन अदर देन 1। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब हुआ कि a और b में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो 1 है। इस चीज को ऐसे यहां पे मत लिखना, रुक जाओ, ठीक है। मीन्स A and B have no common factor, no common factor other than 1। 1 के अलावा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। समझ में आई बात, चलो आगे देखना, ठीक है ना। तो रूट फाइव इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, a बाय बी। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स को जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा। चलो अच्छा लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय बी का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। अब एक बात समझो यार, तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब एक बात समझो यार कि ये जो ए स्क्वायर है ना, वो 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर का मतलब है, मतलब ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। ए स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ। जैसे ये समझो कि हम ये बोल रहे हैं कि जो 50, अरे यार मान लो 15 हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ठीक। अब 15 क्या है, 3 इंटू 5 के बराबर होता है, ठीक है, 5 इंटू 3 के बराबर होता है। तो ये 5 का मल्टीपल हुआ तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। 15 क्या हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ। तो उसी तरह से ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल हुआ, है ना, तो 5 ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इट इंप्लाइज दैट, ठीक है, कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अभी अभी ये बात समझाई थी कि कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो जिसकी स्क्वायर वैल्यू है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ठीक, ये बात समझ में। अब एक काम करो, हम एक काम करते हैं, हम लोग ए को लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए को हम मान लेते हैं 5c। ठीक, हमें पता है ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो ए भी 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि 5 ए को डिवाइड कर रहा है। तो हम ए को मान लें 5c, मतलब 5 का कोई मल्टीपल है वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। ठीक, अब इधर ध्यान दो, तो इसका मतलब, अच्छा इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब पुट a is equal to 5c in equation 1, in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो हो जाएगा 5c, a स्क्वायर है ना, 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब इस 5 को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5। सॉल्व करोगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब भाई क्या समझे कि बी स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल है तो 5b स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 क्या करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और अगर अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो जिस नंबर की स्क्वायर वैल्यू उसको भी डिवाइड करेगा, दैट मींस 5 डिवाइड्स बी, 5 डिवाइड्स बी, 5 क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा। और अगर 5 भी बी को डिवाइड कर रहा है यहां पे, ठीक है, ठीक, सो 5 भी बी को डिवाइड कर रहा है। अब देखना इधर, इधर 5 भी बी को डिवाइड कर रहा है और 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 ए और बी का दोनों का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। thus 5 is a common factor of a and b, 5 is a common factor of a and बी। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, हमने तो ये माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है और अगर एक रैशनल नंबर है इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये a और b तो हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं, मतलब इसका कोई भी 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होगा ही नहीं। तो यहां पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना भाई साहब कि 5 हमारा कॉमन फैक्टर कैसे आ गया, जब 1 ही सिर्फ है a और b का कॉमन फैक्टर तो 5 कैसे आ गया। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आया, क्योंकि हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया था। ठीक है, सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1। एंड कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज हुआ, बाय एज्यूमिंग √5 अ रैशनल नंबर। ठीक है, द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming √5 रैशनल, √5 रैशनल। ठीक है, तो हेंस √5 इज इरेशनल। समझ में आई बात, समझ में आया। चलो एक बार और इसको देख लो जल्दी से इधर ध्यान दो, आलस में मत जाओ, इधर ध्यान दो। देखो हमें प्रूफ करना था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, कहां गया, ये देखो हमें प्रूफ करना था कि √5 एक इरेशनल नंबर है तो उसके लिए सबसे पहले √5 को रैशनल नंबर मान लो। अगर रैशनल नंबर मान लिया तो इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे a और b हमारे को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, चलो दोनों साइड स्क्वायर किया, उसके बाद हमने देखा कि ये जो a
सबसे पहले हमने ये देखा कि 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 ए को डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 5 ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। और कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया? √5 को रैशनल मानने से, तो हेंस √5 इज इररेशनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी कुछ हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन ये थोड़ा आसान है। देखो जरा, इस बात को समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, यहां पे दिया है 7 - 3√5, ठीक है। तुम्हें प्रूफ करना है कि 7 - 3√5 इज एन इररेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। और गिवन है कि √5 इररेशनल, इस बार गिवन है कि √5 इररेशनल है, तो प्रूव करो कि 7 - 3√5 भी इररेशनल होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। फिर से लेट 7 - 3√5 बी रैशनल। हमने इसको क्या मान लिया? रैशनल मान लिया, ठीक है, हमने इसको मान लिया रैशनल। अब आगे देखना, सॉरी, अब अगर 7 - 3√5, ठीक है, इज रैशनल, 7 - 3√5 क्या है? रैशनल है, तो 7 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। 7 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। Therefore, it implies that 7 - 3√5, ठीक है, इज रैशनल। हाँ या ना? हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल। डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस करोगे तो रैशनल आएगा। और हमने यहाँ पे क्या माना है कि 7 - 3√5 एक रैशनल नंबर है, तो अगर 7 - 3√5 एक रैशनल नंबर है, 7 भी एक रैशनल है। अब दोनों का डिफरेंस निकालो। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 7 माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 3√5, है ना। सॉल्व करोगे, ये 7 7 कैंसिल, 3√5, ठीक है। तो 3√5 इज रैशनल, 3√5 इज रैशनल। क्या हुआ? 3√5 क्या आया? एक रैशनल आया, है ना। नाउ अब 3√5 को अगर हम 3 से डिवाइड करते, ठीक है ना, 3 से क्या कर दे? डिवाइड करते। चलो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अच्छा रुको, ऑल्सो 3√5 इज रैशनल, 3√5 इज रैशनल, और 1/3 इज रैशनल, 1/3 इज रैशनल, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट 1/3 इंटू 3√5 इज रैशनल, है ना। क्यों भाई? क्यों? सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज रैशनल। हमें ये बात बचपन से पढ़ाई गई है कि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, टू रैशनल इज रैशनल, दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? रैशनल आएगा। अब ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, इस बात को समझो यार। इस √5 को हमें अलग कर रहा है, ठीक है। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? √5। तो इसका मतलब √5 भी रैशनल है। हाँ, यही तो बात हुई ना सॉल्व करके, √5 रैशनल। बट इट इज गिवन दैट √5 इज इररेशनल। गिवन है इस बार कि √5 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, एग्जाम में अगर नहीं भी गिवन होता है ना और इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, वो इररेशनल ही होगी, ठीक है। इररेशनल ही बोला गया वहां पे, ठीक है। सो √5 इररेशनल आ गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना हमारा कि √5 इररेशनल है ना, या तो रैशनल दिखा रहा है। तो दिस contradicts the fact that √5 इज इररेशनल। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसलिए भाई ये जो √5 है हमारा, ठीक है, ये √5 हमारा
क्या होगा, ये हमारा जो पूरा वैल्यू है 7 माइनस 3√5 ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्या, कैसे आया, कॉन्ट्रडिक्शन, द कॉन्ट्रडिक्शन arises by assuming 7 माइनस 3√5 रैशनल। ठीक है, 7 माइनस 3√5 को जब रैशनल एज्यूम किया तभी कॉन्ट्रडिक्शन आया, हेंस 7 माइनस 3√5 इज इररेशनल। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, छोड़ के बताना, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अगर याद हो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सेम था, तो ये तुम लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसका होमवर्क इसको वीडियो को देखने के बाद इसको पूरा अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझा देते हैं कि भाई फिर से वही ट्रैफिक लाइट है, देखो वही क्वेश्चन जो 2023 में आया था 2025 में पूछ रहा है, बस यहाँ पे क्या किया है, नंबर्स बदल दिया है। देखो वहां पे 42, 72, 108 सेकंड्स थे, यहाँ पे 45, 75, 60 सेकंड्स कर दिया, और टाइम क्या है 5 AM। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स बदलते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये होमवर्क है तुम्हारा, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। और कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, जो समझ नहीं आया, या कोई क्वेश्चन के डाउट्स तुम्हें क्लियर करने अदर चैप्टर्स के, उस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर पसंद आई हो, ठीक है, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर और भी अच्छे वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।